दोस्तों, बॉलीवुड में अपनी कॉमेडी और एक्शन से अलग पहचान बना चुके अजय देवगन फिर से लौटने वाले हैं अपने किलर अवतार में। लेकिन इस बार गेम पहले से और बड़ा होने वाला है। मतलब पहले पार्ट में जहां 1,60,00,000 की रिकवरी थी, अजय देवगन ने रेड मारी थी, जिसकी वजह से उनकी जॉब और लाइफ दोनों खतरे में आ गई थी। तो सोचिए, जब बात होगी 350 करोड़ या फिर 500 करोड़ की, तो कितना बड़ा धमाका होगा। मैं बात करने वाला हूं रेड 2 की। जानेंगे कि कौन है पीयूष जैन, जिनकी स्टोरी अजय देवगन लेकर आ रहे हैं अपनी फिल्म में। कैसे इतनी बड़ी स्टार कास्ट होने के बावजूद भी सिंघम 3 फ्लॉप रही, बाजीराव मस्तानी जैसी बड़ी फिल्म को अजय देवगन ने क्यों मना किया, और क्या वानी कपूर के फ्लॉप करियर को अजय देवगन बचा पाएंगे या नहीं। दोस्तों, रेड हम सभी जानते हैं कि एक माइंड ब्लोइंग एक्शन थ्रिलर क्राइम ड्रामा फिल्म, जिसका सीक्वल है रेड 2, एक मोस्ट अवेटेड सीक्वल, जिसको डायरेक्ट करेंगे राजकुमार गुप्ता, जिन्होंने फर्स्ट पार्ट को भी डायरेक्ट किया था। राजकुमार गुप्ता की पहली फिल्म के बारे में बात करें तो आमिर थी, जो 2008 में रिलीज हुई थी। राजीव खंडवाल को लॉन्च किया गया था इस फिल्म से, जिनकी परफॉर्मेंस देखकर सभी बहुत खुश हुए। आमिर मैसिव हिट फिल्म रही, जिसका कॉन्सेप्ट फिल्म की क्रिटिक्स को भी बहुत पसंद आया। यहाँ तक कि उस समय के दिल्ली सीएम जो थे शीला दीक्षित ने भी फिल्म को प्रेज किया था। मेकर्स की भी खूब तारीफ हुई। सेकंड फिल्म की बात करें, नो वन किल जेसिका, जो कि साल 2011 में रिलीज हुई और हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनी। इसमें विद्या बालन और रानी मुखर्जी ने लीड रोल प्ले किया था, लेकिन दोनों ही एक्ट्रेस को लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई, जिसके बाद कहा गया कि ये फिल्म डिजास्टर साबित होगी। दरअसल फिल्म में मिडिल फिंगर और स्मोकिंग करते दिखाया गया था रानी मुखर्जी को, जिसकी वजह से ये कंट्रोवर्सी हुई। सीबीएफसी ने गुप्ता जी से कहा कि या तो इसको आप ब्लर कर दो या सेंसर कर दो, लेकिन मेकर्स ने सीबीएफसी की बात नहीं मानी और फिल्म को ए सर्टिफिकेट दिया गया। साथ ही अगर आपने फिल्म देखी होगी तो आपको पता होगा कि इसमें मेल लीड एक्टर कोई भी नहीं था हीरोइज्म के लिए। मीडिया ने कहा कि फ्लॉप होगी, लेकिन 9 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने उस समय 45 करोड़ रुपए की कमाई की, जो आज के हिसाब से अप्रोक्स 100 करोड़ होता है। ओवरऑल देखा जाए तो राजकुमार गुप्ता ने टोटल 5 फिल्में डायरेक्ट की, जिसमें से अगर अर्जुन कपूर के इंडियाज मोस्ट वांटेड छोड़ दिया जाए तो सभी फिल्में या तो हिट रही या तो सुपर हिट रही। और इस लिस्ट में रेड भी शामिल है, जिसने 153 करोड़ का कलेक्शन किया था। और अपकमिंग फिल्म रेड 2 से भी मेकर्स को कुछ ऐसी ही उम्मीदें हैं। रेड 2 जिसमें आपको अजय देवगन, रितेश देशमुख, वानी कपूर लीड रोल प्ले करते नजर आएंगे। अब वानी कपूर इलियाना डिक्रूज को रिप्लेस कर रही है या कुछ नया अलग कैरेक्टर लेकर आएंगी, ये तो जब फिल्म रिलीज होगी तभी पता चलेगा, या ट्रेलर रिलीज होगा तो। फिलहाल सभी फिल्म के कैरेक्टर को लेकर सस्पेंस बनाया गया है। अगर वानी कपूर की लास्ट फिल्म की बात करें तो चंडीगढ़ करे आशिकी, जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। फिल्म में एक ट्रांसजेंडर का रोल उन्होंने प्ले किया था। नेक्स्ट है रितेश देशमुख, जो फिल्म में एंटागोनिस्ट का रोल प्ले करने वाले हैं। वैसे तो रितेश देशमुख और अजय देवगन पहले भी कई साथ में फिल्में कर चुके हैं, जैसे कि कैश, हिम्मत वाला और टोटल धमाल, लेकिन इस बार एक नए अवतार में आएंगे। पहली बार होगा जब 2 स्टार्स एक दूसरे के खिलाफ होंगे और एक्शन करते दिखेंगे। हालांकि ये थर्ड टाइम होगा जब रितेश देशमुख विलन बनेंगे, वो भी बड़े पर्दे पर। फर्स्ट फिल्म की बात करें तो एक विलन सिद्धार्थ मल्होत्रा, श्रद्धा कपूर और रितेश देशमुख। रितेश फिल्म में नेवर सीन बिफोर वाले कैरेक्टर में नजर आए थे, और एक्चुअल में वो डेयरिंग और लाचार वाली फीलिंग आ रही थी उनके कैरेक्टर को देखकर। पहली बार ऐसा था कि रितेश देशमुख ने ऐसा कैरेक्टर प्ले किया, मे बी साइको थ्रिलर हम कह सकते थे, जिन्हें देखकर एक लाचार वाली फीलिंग तो आ रही थी, लेकिन उनके कैरेक्टर को देखकर गुस्सा और डर भी लग रहा था। एक भरपूर एक्शन फिल्म जो बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट रही। सेकंड फिल्म मर जावा, सेम स्टार कास्ट, बस लीड एक्ट्रेस को हटा दे। यहाँ रितेश ने थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट किया और बौना बने, लेकिन पावर उससे भी कहीं ज्यादा दिखाया गया। यहाँ भी रितेश ने अलग बेंचमार्क सेट किया। हाँ, बस ये हुआ कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चली नहीं, क्योंकि इस फिल्म में कुछ ज्यादा ही एक्सपेरिमेंट किया गया था। अब बात करें फिल्म के मेन पिलर अजय देवगन की, तो वो अपने ही कैरेक्टर अमर पटनायक के रोल में नजर आएंगे, लेकिन इस बार उनकी टक्कर रितेश देशमुख से होगी। पिछली फिल्म में अर्जुन कपूर से पंगा लिया था, लोगों ने फिल्म से सिरे से नकार दिया। हालत ये हुई कि फिल्म ने जैसे तैसे करके सिर्फ अपना बजट निकाल पाई, नहीं तो इस बार सिंघम सीरीज पर अर्जुन कपूर के नाम का कलंक लग जाता। उनका ऑरा देखिए, जिस फिल्म में भी नजर आते हैं वो फिल्म फ्लॉप हो जाती है और उसे ना चाहते हुए भी यूट्यूब पर रिलीज करना पड़ता है। अब बोनी कपूर की वजह से या फिर क्यों अर्जुन कपूर को कास्ट किया गया, नेशन वांट्स टू नो। सिंघम अगेन इतना भी कमा पाई क्योंकि मुझे लगता है कि लोग कैमियो देखने आए थे। कोई सलमान खान को देखने आया था, तो कोई अक्षय कुमार को, तो कोई रणवीर सिंह को। इसके अलावा फिल्म में इतनी खामियां हैं कि गिनाने चलो तो 2.5 घंटे की फिल्म भी कम पड़ जाएगी। फिर भी अगर कुछ पॉइंट्स देखें तो स्टार्ट करते हैं कैरेक्टर से। 2014 में अजय देवगन के सिंघम रिलीज हुई, जिसमें अजय देवगन के एक्शन और डायलॉग डिलीवरी को लोगों ने बहुत पसंद किया। उसी को आगे उन्होंने कैरी ऑन किया सिंघम रिटर्न में।
लोगों को उनका एक्शन जेन्युइन लगा और रियल भी लगा। वो पूरी फिल्म में इम्पैक्ट पैदा करते हैं, लेकिन इस बार उनका कैरेक्टर सिंघम अगेन में वो इम्पैक्ट पैदा नहीं कर पाया। वो जो एक स्पार्क थी 2014 में सिंघम में और सिंघम रिटर्न में, वो इसमें कहीं नहीं दिखा। रणवीर सिंह सिम्बा का कैरेक्टर प्ले करते नजर आए। सिम्बा में उन्होंने कमाल का काम किया था, बहुत ही बैलेंस एक्टर, कॉमेडी के साथ एक्शन और मैच्योरिटी भी नजर आई। लेकिन यहाँ पर सिर्फ कॉमेडी दिखी, वो भी कभी लैंड होती है तो कभी हवा में। एक्शन के नाम पर सब गुड़-गुबर किया। तो भाई साहब, पहले तो जिन्होंने फिल्म देखी मुझे समझा दो कि उनका कैरेक्टर वहां पर उस जंगल में कर क्या रहा था। आफ्टर दैट अवनी को वो घर ले जाते हैं, तो अर्जुन कपूर को और सिंघम को कैसे पता चलता है कि वो कहां पर लेकर गए हैं, मतलब कुछ भी दिखा दिया। एक चीज जो वहां पर उनकी अच्छी लगी, जब वो अपने घर को बचाते हैं तो वहां पर कलरई पट्टू और मिक्स मार्शल आर्ट का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, जो फिल्म की थोड़ी बहुत शोभा बढ़ाता है। दीपिका पादुकोण चेन्नई एक्सप्रेस में जो उन्होंने मीना अम्मा का रोल प्ले किया था, उसी टोन में यहाँ पर दिखी। दीपिका की अगर एंट्री आप लोगों को याद होगी तो आप हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। दीपिका गाड़ी से उतर रही हैं और जो गुंडे हैं वो भाग रहे होते हैं, वो भी सिर्फ एक ही स्पॉट पर। जब वो गाड़ी से उतर जाती है तब कहीं हम देखते हैं कि गुंडे थोड़े बहुत आगे भागते हैं। मतलब दीपिका का कैरेक्टर सच में कुछ भी स्टोरी में एड ऑन नहीं करता। अगर वो ना होती भी इस फिल्म में तो काम चल जाता। अक्षय कुमार सिर्फ यही बंदा है जो कमाल का लगा है, चाहे उनका कैरेक्टर सूर्यवंशी का हो, उसमें एक्शन हो या फिर थोड़ी बहुत कॉमेडी, सब कुछ प्रॉपर लैंड होती है। उनका कैमियो सच में स्टोरी में कुछ बहुत बड़ा इम्पैक्ट पैदा करता है। दोस्तों, देखा जाए तो इस फिल्म में सबसे बड़ा जो इस फिल्म का विलन है वो है कैमरा एंगल, जो हर सेकंड में एक्शन में भी बदलता रहा। कहीं भी स्टिल नहीं रहा, कहीं शेकी तो कहीं कभी कुछ। इसके अलावा एक्शन जो कि बहुत ओवरलोडेड लगा, स्टोरी में कोई दम नहीं और विलन की बात ना ही करे तो अच्छा है। ऊपर से इन्होंने सलमान खान का कैमियो भी शूट कर लिया। वाह, अब देखकर तो ऐसा लगता है कि सलमान खान ने जोर जबरदस्ती में बेमन से काम किया, क्योंकि जिस चुलबुल पांडे को हम जानते हैं, वो हल्की सी मूंछ और उनका जो नॉटलेस नेचर होता है वो कमाल का होता है। लेकिन यहाँ इस फिल्म में सलमान किसी और ही कैरेक्टर में नजर आए, इसीलिए लोगों को ये कैरेक्टर, ये कैमियो पसंद ही नहीं आया। ओवरऑल इस फिल्म में बहुत सारी खामियां हैं। हाँ, बस विलन चेंज कर देते, थोड़ा और किसी पावरफुल विलन को लेकर आते या कुछ और कैरेक्टर होता इसमें तो मजा आता, क्योंकि वो मेन विलन कैरेक्टर बाकी चीजों को बैलेंस कर सकता था। हम बात कर रहे थे रेड 2 की। दोस्तों, अगर आप लोगों को फिल्म का फर्स्ट पार्ट याद होगा तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की हिस्ट्री में सबसे बड़ी रेड के ऊपर बेस्ड थी। 1980 की आईटी डिपार्टमेंट रेड जो सरदार इंदर सिंह के घर पर हुई थी, जो कि उस वक्त के इन्फ्लुएंशियल बिजनेसमैन और एमएलए थे। उनके घर पर जो रेड हो रही थी वो रुक जाए, इसके लिए उन्होंने पूरी कोशिश की, अपने पावर का अच्छा खासा इस्तेमाल किया। यहाँ तक कि उन्होंने इस रेड को रुकवाने के लिए पीएम तक को अप्रोच किया था, सौरभ शुक्ला, जिन्होंने उस कैरेक्टर में जान डाल दी थी। वैसे बहुत कम लोगों को पता होगा कि ये रियल स्टोरी से इंस्पायर्ड फिल्म थी, जहाँ दो लोगों की कहानी को मिलाकर एक फिल्म बनाई गई। दरअसल एक पॉपुलर मैगजीन में छपी रिपोर्ट के मुताबिक 16 जुलाई 1981 को यूपी के कानपुर में एक बिजनेसमैन थे जिनका नाम था इंदर सिंह। उनके घर पर रेड डाली गई। इसके लिए 90 ऑफिसर्स को चूज किया गया। पहले दिन की छापेमारी जब खत्म हुई तब तक 1 करोड़ रुपए बरामद हो चुके थे। यह रकम नगद, सोने के बिस्किट्स और ज्वेलरीज को मिलाकर थी। इतनी बड़ी रेड के लिए सुरक्षा के लिहाजे से 200 पुलिस कर्मियों को लगाया गया। यहाँ तक कि 1 महीने तक चली इस रेड में जो पैसा मिला उससे गिनने के लिए अलग रूम में 45 लोगों को काम पर लगाया गया। उस वक्त पैसे गिनने में तकरीबन 18 घंटे लगे थे। इस छापेमारी में करीब 1 करोड़ 60 लाख रुपए बरामद हुए थे। रेड बहुत शांतिपूर्वक हुई, लेकिन अगर आप लोगों को फिल्म याद होगी तो उसमें दिखाया गया था कि अफसरों पर हमला भी हुआ था। दरअसल रियल में 14 सितंबर 1989 को यूपी के 2 बिजनेसमैन, मिल मालिक हरीश अरोड़ा और ज्वेलरी डीलर चितरंजन के यहाँ रेड पड़ी। वहां अफसरों पर हमला किया गया था रियल में। दोस्तों, पहली वाली रेड में जहां कहानी थी 1.5 करोड़ की, लेकिन इस बार बात है 350 करोड़ की, वो भी रियल स्टोरी। हम सभी जानते हैं कि रेड 2 की स्टोरी भी एक व्हाइट कॉलर क्राइम अनफोल्ड करेगी और अभी तक इंडिया में बहुत सारे रेड हुए हैं ईडी और सीबीआई की तरफ से, लेकिन 3 ऐसे रेड है जिसमें सबसे ज्यादा कैश मिले और सबसे ज्यादा लाइमलाइट में रहे। नंबर 1, ओडिशा बेस्ड डिस्टिलरी ग्रुप, जो कि इवेंचुअली लिंक थी कांग्रेस लीडर धीरज साहू से। ये इंडियन हिस्ट्री की लार्जेस्ट रेड बन गई। रेड एक इंटेलिजेंस टिप पर की गई। प्रोसीडिंग के दौरान पता चला कि ये सब कुछ धीरज साहू से लिंक है। जब रेड पड़ी तो लगभग नोटों से भरा 20 बैग्स मिले। कुछ अलमारी भी मिली जो नोटों से भरी हुई थी। दोनों को मिलाकर कुछ 350 करोड़ रुपए बरामद हुए। कैन यू इमेजिन, 351 करोड़। इस कैश को काउंट करने के लिए 50 बैंक एम्प्लॉय ने रात दिन काउंटिंग की, फिर भी 5 दिन लग गए। कैश के अलावा 3 किलो गोल्ड के ऑर्नामेंट्स मिले और कुछ प्रॉपर्टी के कागज मिले। ये इंडिया की इतनी बड़ी रेड थी कि 100 से ज्यादा आईटी ऑफिसर्स ड्यूटी पे रहे।
40 से ज्यादा कैश काउंटिंग मशीन यूज किए गए। तब कहीं जाकर पता चला कि ये ऑल ओवर 353 करोड़ रुपए हैं। सेकंड रेड की बात करें तो पीयूष जैन, कानपुर केस। पीयूष जैन ने केमिकल नाम की एक परफ्यूम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से शुरुआत की। इसके बाद वो गुटखा ट्रेडिंग में भी उतरे। सिंपल और साधारण लाइफस्टाइल जीने वाले पीयूष जैन पे जब 2021 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड डाली, तब सामने आया उनका एक अलग हीरो। 120 घंटे का इन्वेस्टिगेशन और लगभग 50 घंटे के इंटेरोगेशन के बाद इस रेड में लगभग 250 करोड़ रुपए कैश रिकवर हुआ, वो भी उनके घर से और फैक्ट्री से। न केवल कैश बल्कि प्रॉपर्टीज और उसके अलावा 23 किलो गोल्ड, 600 किलो चंदन भी मिला। बात करें अगर थर्ड रेड की, सहारा ग्रुप की, इसके बारे में तो सभी जानते हैं। ये 2014 में बहुत पॉपुलर हुआ था। दरअसल आईटी डिपार्टमेंट ने सहारा ग्रुप के दिल्ली और नोएडा के ऑफिस में रेड की। इस रेड में 135 करोड़ रुपए कैश और लगभग 1 करोड़ की ज्वेलरी मिली। इस रेड के कारण एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी गई, जिसमें सहारा ग्रुप के चीफ सुब्रत रॉय को अरेस्ट किया गया। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने 4,29,000 इन्वेस्टर्स को 370 करोड़ रुपए लौटाने के आदेश दिए। अब देखा जाए तो रितेश देशमुख खुद पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं, वो भी कांग्रेस से, तो अपनी पार्टी की कहानी तो लेकर आएंगे नहीं। और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस फिल्म की कहानी का बैकड्रॉप यूपी में सेट है और र्यूमर है कि पीयूष जैन की स्टोरी को मेकर्स फिल्म में पिच करने वाले हैं, जिसमें कुछ ट्विस्ट एंड टर्न और ऐड किए जाएंगे। दोस्तों देखा जाए तो पहले ये फिल्म इसी साल रिलीज हो रही थी दिसंबर में, लेकिन अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 की वजह से रिलीज डेट को आगे शिफ्ट कर दिया गया। अब कुछ लोगों का मानना था कि अजय देवगन की ऑलरेडी 4 फिल्में रिलीज हो चुकी थी। पहली शैतान जो कि गुजराती फिल्म वश की रीमेक थी, एक माइंड ब्लोइंग फिल्म जो कि बहुत पसंद आई थी लोगों को। इसके अलावा मैदान जो कि एक बायोपिक थी। थर्ड फिल्म थी औरों में कहां दम था। फिल्म का कॉन्सेप्ट लोगों को बहुत पसंद आया, लेकिन फिल्म फ्लॉप रही। आफ्टर दैट मल्टी स्टारर फिल्म सिंघम 3। अब इसकी वजह से मेकर्स फिल्म की रिलीज डेट आगे शिफ्ट करते गए। हालांकि सच्चाई क्या है ये किसी को नहीं पता। शायद मेकर्स ही नहीं चाहते होंगे कि एक पुष्पा जैसी बड़ी ब्लॉकबस्टर के सामने उनकी रेड 2 रिलीज हो और उसे क्लैश का सामना करना पड़े। तो अब ये फिल्म अगले साल 21 फेब को रिलीज होने वाली है। फिल्म की ऑलमोस्ट शूटिंग कंप्लीट होने को है। शूट से कुछ फोटोज भी सामने आई थी, जिसमें अजय देवगन, वानी कपूर और रितेश देशमुख साथ नजर आए थे। दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। बाकी सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे कि बाजीराव मस्तानी जैसी बड़ी फिल्म को अजय देवगन ने क्यों मना किया, वानी के फ्लॉप करियर को कैसे अजय देवगन बचाएंगे, और क्या सच में रणबीर कपूर ने एनिमल पार्क फिल्म करने के लिए मना कर दिया है। तो बने रहिए हमारे साथ, जहां मिलेगी आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स। साथ ही आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।